एक ऐसी कंपनी जिसकी कैपिटलाइजेशन 182 कंट्रीज की जीडीपी से ज़्यादा है। एक ऐसी कंपनी जिसके एक दिन का स्टॉक प्राइस जो बूस्ट किया 22,50,000 करोड़ था। एक ऐसी कंपनी जिसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को पीछे छोड़ा, जिसको एआई की बैकबोन माना जा रहा है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या ऐसी स्ट्रेटजीज को अपनाया और क्या विजन था कि जिसने इस कंपनी को ये चीज़ें अचीव करने में मदद की। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि मुहम्मद। मिस्टर जेंसन 1963 में ताइवान में पैदा हुए और इनकी ज़िंदगी जो स्टार्टिंग की थी वो ताइवान और थाईलैंड में गुजरी। उसके बाद इनके घर के कुछ हालात की वजह से ये अपनी फैमिली के साथ यूएसए शिफ्ट हो गए और यूएसए में अपनी तालीम को जारी रखा। बट चूँकि स्कूल में ये एक डल बच्चे थे, जिसकी वजह से स्कूल वाले इनको एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करते थे और इन्हें एक ऐप नॉर्मल बच्चों के स्कूल में दाखिल कर दिया गया। इनके डलनेस की वजह से इन्होंने वहाँ पर टॉयलेट जैसी चीज़ों को साफ़ किया और अपने करियर को आगे बढ़ाया। इसके साथ इन्होंने एजुकेशन को कभी ना छोड़ा। जवानी में इन्होंने वेटर का भी काम किया और मास्टर की डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। ये बात है 1993 की एक रात की कि जहाँ पर मिस्टर जेंसन कि जो कि आगे चल के एक ऐसी कंपनी के सीईओ बनने वाले थे कि जिसकी कैपिटलाइजेशन 182 कंट्रीज़ की जीडीपी से भी ज़्यादा थी। मिस्टर जेंसन बैठे हुए थे अपने दो दोस्तों के साथ और डिस्कस कर रहे थे एनवीडिया के बारे में कि एनवीडिया फ्यूचर में किस तरह से काम करेगी, इसका विजन क्या होगा और इस कंपनी को बनाने का पर्पस क्या है। इन प्रोसेस को फॉलो कर कर ये आगे चल के एक अच्छी कंपनी बन सकेंगे। इनका स्टार्टिंग में विजन ये था कि ये स्टार्टिंग में एक ऐसा ग्राफिक कार्ड बनाएंगे जो कि मदरबोर्ड में फिट हो सके और फिट होने के बाद सीपीयू की परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकें। इसके साथ साथ ये काम करते रहे इस कंपनी पर और $40,000 के साथ इन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया। देन उसके बाद सन 1999 में इन्होंने अपना एक ऑफिशियल जीपीयू लॉन्च किया कि जिसका इन्होंने नाम रखा एनवीडिया GeForce 256। ये एनवीडिया का सबसे पहला ऑफिशियल जीपीयू था कि जिसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल थी। उसके बाद इन चीज़ों को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 में एक एक्सबॉक्स को लॉन्च किया जो कि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए था, गेमर्स के लिए था। और माइक्रोसॉफ्ट ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया एनवीडिया के साथ कि जितने भी एनबॉक्स होंगे उसमें आपका जीपीयू लगेगा ताकि गेमर्स को एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस हो सके गेमिंग का। और ये वो वक्त था कि एनवीडिया को यहाँ से बूस्ट लग गया और यहाँ से एनवीडिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद सन 2006 में एनवीडिया ने क्यूबा को लॉन्च किया। पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए लॉन्च किया गया था। इसका काम ये था, एक छोटी सी मिसाल से इसको समझिए कि मेरे पास 10 बंदे हैं और मैंने 10 टास्क दिए हैं 10 बंदों को, बट वो 10 बंदे काम इस तरह करते हैं जब एक का काम पूरा होता है देन वो दूसरा अपना टास्क पूरा करता है, देन तीसरा अपना टास्क पूरा करता है और फिर 10 बंदे अपना टास्क पूरा करते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग ये है कि आप 10 के 10 टास्क जब आप असाइन कर रहे हैं कि 10 के 10 बंदे उसको परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है। और क्यूबा का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं, एनवीडिया ने क्यूबा को लॉन्च किया तो आप इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं। एलेक्सनेट करके एक इवेंट है जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक बूस्ट माना जाता है, एक बूम माना जाता है। इसने ये चीज़ की थी कि ये कैमरा के ज़रिए चीज़ें रिकग्नाइज कर गया था और चीज़ों के नाम भी बताए थे। और इसकी जो कोडिंग की गई थी वो पीछे जो हार्डवेयर प्रोसेसर जो यूज़ हुए थे वो एनवीडिया कंपनी ने बनाए थे। और यही वो वक्त था कि एनवीडिया कंपनी और एआई का ताल्लुक इस तरह से जुड़ गया कि एनवीडिया ने एआई के मामले को सीरियस लिया। और जब प्रॉपर एआई दुनिया में लॉन्च नहीं हुआ था तब भी एनवीडिया एआई के लिए काम कर रहा था। और एनवीडिया ने इस फ्यूचर सोच के साथ अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से लॉन्च किया कि जो भी चीज़ें फ्यूचर में होंगी उसके मुताबिक हमारे प्रोडक्ट्स अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। इसी के साथ साथ जब 2022 में चैट जीपीटी जैसी चीज़ें लॉन्च हुई तब उसमें जो चैट जीपीटी है उसको
बैकएंड में एक डेटा सेंटर की नीड होती है, जहां से वो आपको चीजें जो भी आप पूछते हैं, टेक्स्ट इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट निकाल के देता है। क्योंकि जो भी चैट जीपीटी है वो न्यूरल लिंक के जरिए काम करता है कि जो भी डेटा सेंटर था तो उसको चलाने के लिए एक प्रोसेसर चाहिए था कि जो इस तरह का प्रोसेसर हो कि बहुत सारे जब यूजर्स एक साथ आए, जैसे ही प्रोसेसर की नीड थी डेटा सेंटर को चलाने के लिए, चैट जीपीटी के लिए, तो उसमें जो प्रोसेसर यूज किया गया वो प्रोसेसर एनवीडिया का बनाया हुआ था। इसी के साथ साथ आप इस बात को भी समझिए कि जो सेल्फ ड्राइविंग का जब टेस्ला ने जब इस चीज को लॉन्च किया तो जो स्टार्टिंग में प्रोसेसर टेस्ला यूज कर रहा था वो भी एनवीडिया के बनाए हुए थे। कैन यू इमेजिन के एनवीडिया ने किस तरह से फ्यूचर की चीजों को जहन में रखते हुए, कैलकुलेटेड रिस्क को जहन में रखते हुए अपनी चीजें बनाई, अपनी चीजों की परफॉर्मेंस पे गौर किया। यही वजह है कि एनवीडिया आज दुनिया के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मई 2016 में एनवीडिया का स्टॉक प्राइस $0.89 था। इसी के साथ साथ 2020-2022 में पैंडेमिक के दौरान इसको $16 तक गया इसका स्टॉक प्राइस। उसके बाद 2024 1 मार्च को इसका स्टॉक प्राइस $82 पे गया और 2024 5 जून को इसका स्टॉक प्राइस $120 तक चला गया। ये वो इवेंट्स है कि जहां पर दुनिया ने कुछ ना कुछ नई चीजें अपने लाइफस्टाइल में इस्तेमाल करना शुरू की और इस दौरान जो भी बैकएंड पे कंपनी मिली वो एनवीडिया ही थी। ये सारी कहानी फ्यूचर से रिलेटेड है, ऐसी सीईओ के विजन से रिलेटेड है कि सीईओ का विजन किस तरह से काम किया और सीईओ ने अपने विजन को किस तरह से अपने एम्प्लॉयज में इम्प्लीमेंट करवाया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये बात लोगों तक पहुंच सके और लोग मोटिवेट हो सकें और जो एनवीडिया के बारे में जानना चाहते थे कि एनवीडिया किस तरह से एआई का बैकबोन बन रहा है, जिस तरह से चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब की जो बैकएंड पे जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो एनवीडिया ही की यूज़ हो रही हैं। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाजमी दोस्तों तक पहुँचाइएगा ताकि ये एजुकेशन सब तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।